Good evening, students. Students, welcome to the SP Smart Schools. Students, as you know, आपके एग्ज़ाम जो हैं 15 फेब को आने वाले हैं क्लास 12th के, और सबसे पहला जो आपका पेपर है दैट इज़ ऑफ अकाउंट्स। तो आपके बेनिफिट के लिए आज मैं एक वीडियो आपके सामने शो कर रहा हूँ। ये वीडियो बड़ी ही इम्पोर्टेंट है उन बच्चों के लिए जिनको बेसिक कंसेप्ट में प्रॉब्लम आ रही है, या अकाउंट्स में कौन कौन से टॉपिक्स हैं जो जेके बोर्ड में या सीबीएसई में पूछे जाते हैं। तो वो सारे टॉपिक्स मैं आज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो सब बच्चे इस वीडियो को ध्यान से देखेंगे। सबसे पहले चैप्टर नंबर 1 की बात करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए रूल्स क्या एप्लीकेबल होते हैं इन दी एब्सेंस ऑफ पार्टनरशिप डीड। ये क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड एग्जाम्स में। तो फर्स्ट पॉइंट हमें पता है कि नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू एनी पार्टनर को कोई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलता। नो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं मिलता। नो सैलरी, कमीशन नहीं मिलती है। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इक्वल होती है और इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन 6% होता है। सो ये कुछ पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। तो आप सब बच्चे वीडियो को ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ आ जाएगी कि आपने टॉपिक्स पढ़े थे, ये आपकी रिवीजन वीडियो होगी एक। फिर उसके बाद हमारे पास टाइप्स ऑफ कैपिटल अकाउंट में 2 तरह के कैपिटल अकाउंट आते थे, एक फिक्स कैपिटल अकाउंट, एक फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। फिक्स कैपिटल अकाउंट में हम करंट अकाउंट ओपन करते थे, करंट, और फ्लक्चुएटिंग में करंट अकाउंट को ओपन नहीं करते थे। मीन टू से फिक्स कैपिटल अकाउंट में 2 तरह के अकाउंट बनते हैं, एक यहाँ पे कैपिटल फिक्स होती है और एक हमें करंट अकाउंट बनाना पड़ता है, और यहाँ पे एक ही बनाते हैं फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट। अगर क्वेश्चन में गिवन है फिक्स तो लिखेंगे, नहीं गिवन है तो हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट ही बनाएंगे। अब फिक्स में हमें अपना फॉर्मेट पता होना चाहिए। फिक्स में अगर हमारे पास कैपिटल दी गई हुई है तो हम उसको ब्रॉड डाउन करते हैं ओल्ड फर्म्स की, और अगर हमने कैपिटल में, तो अगर आपकी कैपिटल मैंने बताया आपको जो दी गई हुई है ब्रॉड डाउन करनी है फिक्स कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। आपको कैपिटल दी गई हुई है वहाँ पे वो ब्रॉड डाउन करनी है। और अगर आपने एडिशन की हुई है तो टू कैश अकाउंट, बाय कैश अकाउंट या बाय बैंक अकाउंट आपने एडिशन करनी है। और अगर आपने कैपिटल विड्रॉल की है तो टू कैश और बैंक अकाउंट, जो बाकी बैलेंस बचेगा वो बैलेंस कैरी डाउन में आ जाएगा। सेम विद करंट अकाउंट। करंट अकाउंट में जो जो चीज़ें हमें पार्टनर को देनी है वो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे सैलरीज होगी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगी, फी होगी, कमीशन हो गया, बोनस हो गया, जो जो पार्टनर्स को मिलेगा, प्रॉफिट हो गया। और आपको जो है करंट की कैपिटल आपको गिवन दी गई होगी, आपने वो, अगर क्रेडिट बैलेंस दिया हुआ है तो हम यहाँ पे उतारेंगे, अगर डेबिट बैलेंस दिया तो यहाँ पे उतारेंगे, मतलब डेबिट साइड उतारेंगे। जो चीज़ें पार्टनर से लेनी है, ड्राइंग है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लॉस आया हुआ है वो पार्टनर से लिया जाएगा, वो डेबिट साइड लिखा जाएगा। फिर बैलेंस टोटल करना है, अगर आपका क्रेडिट साइड का बैलेंस ज़्यादा आ रहा है, डेबिट का कम आ रहा है, तो टू बैलेंस कैरी डाउन हो गया। वो अगर डेबिट का ज़्यादा आ रहा है, क्रेडिट का कम आ रहा है, तो बाय बैलेंस कैरी डाउन हो गया। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल अकाउंट में मैंने आपको बताया एक ही अकाउंट बनेगा, सारा जो पार्टनर्स को जो चीज़ें देनी है, आइटम्स देनी है, वो हम क्रेडिट साइड लिखेंगे, और जो पार्टनर से लेनी है वो हम डेबिट साइड लिखेंगे। तो फिर हमारा टू बैलेंस कैरी डाउन और बाय बैलेंस कैरी डाउन हम निकाल सकते हैं, जैसे मैंने आपको प्रीवियस टॉपिक में बताया। फिर अगर आप कैपिटल इंट्रोड्यूस करते हो या विड्रॉल करते हो तो ये वाले केसेस आपको पता होना चाहिए। ये मैं आपको एक क्वेश्चन के थ्रू समझाता हूँ। जैसे एस और टी पार्टनर हैं, रेशियो 2:1 दी है, इनकी कैपिटल 1 लाख है, 1,30,000 है। कैपिटल का जो टाइम है वो दिया हुआ है जब इन्होंने इंट्रोड्यूस की थी कैपिटल, दैट इज़ 1,416। फिर एस ने जो इंट्रोड्यूस की कैपिटल 10,000 रुपीज़, वो 1,5 को इंट्रोड्यूस की। टी ने इस टाइम पे विड्रॉल किया था 40,000 रुपीज़। फिर एस ने विड्रॉ किया 20,000 रुपीज़ 31,716 को, और टी ने इंट्रोड्यूस किया था। फिर फर्दर 28/7 को टी ने डिपॉजिट किया 30,000 रुपीज़ एज कैपिटल। तो मुझे कुछ नहीं करना, मुझे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दिया है, बस मुझे टाइम पीरियड निकालना है। जैसे मैंने देखा कि 1 लाख रुपीज़ इन्होंने 1 मंथ के लिए इंट्रोड्यूस किया था, 1,416 से लेकर 1,516 तक। तो 12% इंटरेस्ट था, मैंने 12% इंटरेस्ट निकाला, 1,000 रुपीज़ आया। फिर उन्होंने 10,000 रुपीज़ जब इंट्रोड्यूस किया 1 महीने के बाद, तो अमाउंट हो गया 1,10,000। ये पैसा कितनी देर तक पास रखा, जब तक इन्होंने फर्दर इंट्रोडक्शन नहीं की। फर्दर इंट्रोडक्शन की थी इन्होंने 31,716 को। 31,716 तक हमारे पास मंथ रहे 3/12, तो 1,10,000 इंटू 3/12 इंटू 12/100, तो जो अमाउंट है यहाँ लिखेंगे। फिर उसके बाद इन्होंने फर्दर इंट्रोड्यूस नहीं किया, तो सारे के सारे मंथ्स जो होंगे हमें काउंट करने पड़ेंगे, क्योंकि इन्होंने ये 1/8/16 मतलब 31/3/16 के बाद इन्होंने जो 20,000 रुपीज़ विड्रॉल किया था वो माइनस कर दिया। बाकी पैसा इनका 8 मंथ के बाद इनके पास रहा,
तो वो अमाउंट हमें निकाला, वो आ गया 7200, तो टोटल कर दिया हमारे पास ये अमाउंट आ गया। तो इसी तरीके से आप टी पार्टनर का भी निकाल देंगे। ठीक है, समझाई? फिर देख लीजिए, एक बार फिर समझाया तो आपको मैं कैसे किया है। हमने बस पीरियड लिखने हैं कि इन्होंने इतनी देर तक जो पहला 1 लाख रुपीज़ थे वो अपने पास रखे, दैट इज़ 1 मंथ। फिर इन्होंने 1 मंथ के बाद 10,000 रुपीज़ इंट्रोड्यूस किए, वो 3 मंथ्स तक अपने पास रखे हैं। तो 1,10,000 इंटू 3/12 इंटू 12%, 3/12 जितने महीने होंगे बाई 12 से डिवाइड तो करना ही करना है। फिर 20,000 रुपीज़ इन्होंने विड्रॉल किए थे, ठीक है, 31/7/16 को। तो 1/8/16 से लेकर 31/3/27 तक 8 मंथ्स होते हैं। 8 मंथ्स तक इनके पास 890,000 था, तो 8/12 इंटू 12% कर दिया, वो अमाउंट आ गया। इसी तरीके से हम टी का निकाल देंगे। फिर अगेन हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का पता होना चाहिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी दो तरीके से चेक करना है हमने, कि हमें एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट दिया है कि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिया है। मतलब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट का मतलब प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, अगर नहीं होगा तो नहीं पे करेंगे। ठीक है, अब एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट में हमने एक चीज़ चेक करनी है कि अगर हमारे पास सफिशिएंट प्रॉफिट है तो पूरा पे करेंगे, इनसफिशिएंट प्रॉफिट है जितना होगा उतना पे करेंगे। मगर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट में चाहे प्रॉफिट है या नहीं है फुल पे करेंगे दोनों केसेस में, चाहे सफिशिएंट प्रॉफिट है चाहे इनसफिशिएंट है, चाहे सफिशिएंट है चाहे इनसफिशिएंट है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो हर बच्चे को आना चाहिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग में भी दो मेथड होते हैं। एक आपका प्रोडक्ट मेथड होता है। प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है टोटल ऑफ प्रोडक्ट्स इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट 1/12। ठीक है, और एक होता है एवरेज पीरियड मेथड से। एवरेज पीरियड मेथड से आपने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकालना है, टोटल ड्राइंग इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट अपॉन 100 इंटू एवरेज पीरियड अपॉन 12। तो एवरेज पीरियड निकालने का फॉर्मूला होता है टाइम लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग प्लस टाइम लेफ्ट आफ्टर लास्ट ड्राइंग डिवाइडेड बाई 2। जैसे कि मैंने आपको एवरेज पीरियड मेथड से क्वेश्चन बताता हूँ। रंजीत विड्रॉल्स 1,000 रुपीज़ पर मंथ ऑन फर्स्ट डे ऑफ एवरी मंथ। हर महीने के फर्स्ट डे को इसने विड्रॉल किया हुआ है। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 12% है। आप मुझे इंटरेस्ट निकाल के बताएं। तो टोटल ड्राइंग होगी 1,000 इंटू 12,000 रुपीज़। अब एवरेज पीरियड, जब इन्होंने फर्स्ट ड्राइंग विड्रॉल की होगी तो कितने महीने बचे होंगे 12। जब लास्ट ड्राइंग विड्रॉल की होगी तो 1 डिवाइडेड बाई 2 दैट इज 6.5। तो एवरेज पीरियड कितना आया हमारे पास 6.5 या 6 1/12। तो मैंने फॉर्मूला लगा दिया इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग का, वो आया टोटल ड्राइंग इंटू रेट जितना था इंटू 6.5/12, वो है 780। अगर आप इसको प्रोडक्ट मेथड निकालोगे तो लिखते रहो, फर्स्ट 4 को इन्होंने विड्रॉल किया, फर्स्ट 5 को, फर्स्ट 6 को, ऐसे सारी मंथ लिख दिया हमने। फिर जो अमाउंट विड्रॉल किया वो लिखा। फिर फर्स्ट ड्राइंग कितनी देर तक रही 12 मंथ तक। फिर जब नेक्स्ट आई फिर 11 मंथ तक, फिर नेक्स्ट फिर 10 मंथ तक। फिर को मल्टीप्लाई करते रहे हम, फिर टोटल कर दिया, फिर फॉर्मूला लगाया। दोनों से आंसर सेम आएगा, बट आपने अगर क्वेश्चन दिया है और पीरियड आपको दिया गया हुआ है, जो पीरियड आपका सिस्टमेटिक तरीके से दिया हुआ है, मतलब क्वार्टरली विड्रॉल कर रहा है, मंथली विड्रॉल कर रहा है या हाफ ईयरली विड्रॉल कर रहा है, तो उस केस में हम एवरेज पीरियड मेथड लगाएं, वो बेटर रहेगा। नेक्स्ट जो टॉपिक है बच्चे, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट आपको आना चाहिए बनाना। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसके रिलेटेड 6 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट मिनटू से एप्रोप्रिएशन अकाउंट है। प्रॉफिट होगा तो पे करेंगे, नहीं होगा तो नहीं पे करेंगे। सबसे पहले हमें नेट प्रॉफिट दिया गया होगा, अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो हम यहाँ लिखेंगे, और यहाँ जो पार्टनर्स को हमें चीज़ें देनी होती हैं, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, सैलरीज टू पार्टनर है, फीस टू पार्टनर है, कमीशन टू पार्टनर है, बोनस टू पार्टनर है, ट्रांसफर टू रिजर्व है। तो चेक करना है प्रॉफिट आ रहा है कि लॉस आ रहा है। तो अगर आपकी इनकम ज़्यादा है, खर्चे कम हैं, तो आपको प्रॉफिट आ रहा होगा। अगर आपके खर्चे ज़्यादा है, इनकम कम है, तो आपको लॉस आ रहा होगा। ठीक है, तो ये भी एप्रोप्रिएशन है, मतलब ये अमाउंट हम तब पे करेंगे जब हमारे पास एप्रोप्रिएट प्रॉफिट होगा तो। ठीक है, फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। फिर पास एडजस्टमेंट के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, जैसे ABC पार्टनर हैं, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 2:2:1 दी है, देयर कैपिटल आर 1,80,000 70,000 फॉर द ईयर 2017 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल वॉज क्रेडिटेड टू देम 9% इंस्टीड ऑफ 10%। तो हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 9% दे दिया, देना 10% था। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था फॉर्मेट बना देंगे, पर्टिकुलर ABC फर्म, पर्टिकुलर ABC फर्म, मैंने क्लास में बताया था आपको। अब जो इंटरेस्ट दे दिया वो इनको वो वापस लेंगे, तो मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इनसे जो ऑलरेडी क्रेडिट कर दिया था वो डेबिट कर दिया इनको। तो इनको डेबिट किया, फर्म को क्रेडिट कर दिया। अब जो एक्चुअल में देना है वो अमाउंट लिख दिया मैंने यहाँ पे। ठीक है, एक्चुअल 10% देना, 10% लिख दिया। अब देखा कि A का 1,000 रुपीज़ क्रेडिट आ रहा है, B का
₹800 क्रेडिट आ रहा है, सी का ₹700 क्रेडिट आ रहा है, इसका मतलब ये पैसे ज़्यादा चलेंगे इनको। तो कितने ₹2500। तो आप क्या करेंगे, इनको डेबिट कर देंगे, ठीक है, नेट प्रॉफिट एडजस्ट करेंगे, फिर पता चल जाएगा किसके पास ज़्यादा है किसके पास कम है, तो एंट्री पास कर देंगे पास एडजस्टमेंट। जैसे इसका डेबिट आ रहा है तो बीस कैपिटल अकाउंट डी आर टू सी इस कैपिटल अकाउंट। ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये भी आपको आना चाहिए। अब बच्चे चैप्टर नंबर 2 पे आते हैं। तो सेकंड चैप्टर में सबसे पहले हमें फॉर्मूलेस पता होने चाहिए, इसमें मेन फार्मूलेस ही हैं। तो सिंपल एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले हमने एवरेज प्रॉफिट निकालना होता है। एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही है, टोटल प्रॉफिट डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर्स। फिर गुडविल निकालने का फॉर्मूला होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट मेथड से हम गुडविल इस तरीके से निकाल सकते हैं। फिर आपको एबनॉर्मल आइटम्स जो हैं उनका भी पता होना चाहिए, मैंने आपको क्लास में डिस्कस भी किया था। तो एबनॉर्मल आइटम्स में हमें डिडक्ट फ्रॉम प्रॉफिट, प्रॉफिट में से क्या क्या आइटमें डिडक्ट करनी होती हैं। अगर एबनॉर्मल प्रॉफिट है कोई, ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी गेन है जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्रेडिटेड हुआ है, जैसे प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट या प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस, क्योंकि ये जो प्रॉफिट है ये कभी कभार होते हैं, एबनॉर्मल प्रॉफिट होते हैं, ये नॉर्मल प्रॉफिट नहीं है, या कोई फ्यूचर एक्सपेंसेस। फिर प्रॉफिट्स में ऐड क्या करने होते हैं, रेवेन्यू लाइकली टू बी ऑकर या एक्योर इन फ्यूचर, जो फ्यूचर में एक्योर होने वाले होंगे, ठीक है। एबनॉर्मल लॉसेस हो गए कोई, या एक्सपेंसेस डेबिटेड टू प्रॉफिट एंड लॉस बट नॉट लाइकली टू बी ऑकर इन फ्यूचर। तो ये कुछ आइटम्स है जो आपने प्रॉफिट में ऐड करनी है, तो जो लेस करनी है वो ये वाली आइटम्स हैं। तो हमें दो मेन याद रखनी है, एबनॉर्मल कोई भी प्रॉफिट दिया होगा तो वो लेस करना है, और एबनॉर्मल कोई भी लॉस दिया होगा वो हमने ऐड कर देना, ठीक है। नेक्स्ट बच्चे, वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, पहले ये और डिस्कस कर लेते हैं। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड में सबसे पहले आपको प्रोडक्ट निकालना होता है। प्रोडक्ट का फॉर्मूला होता है प्रॉफिट इनटू वेट ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स। फिर हमें एग्रीगेट ऑफ वेट्स निकालना होता है, ठीक है। फिर हमें एग्रीगेट ऑफ प्रोडक्ट्स निकालना होता है। फिर फोर्थ स्टेप हमारा होता है फाइंड आउट द एवरेज वेट प्रॉफिट इन द फॉलोइंग मैनर्स। तो क्या करना होता है, टोटल ऑफ द प्रोडक्ट्स डिवाइडेड बाय द टोटल वेट्स। तो फिर गुडविल का फॉर्मूला हो गया वेटेज एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज, ठीक है। अब यहाँ पे एग्रीगेट ऑफ वेट का मतलब वेट के जो भी एग्रीगेट होगा उसको ऐड कर देना अपने, और एग्रीगेट ऑफ प्रोडक्ट मतलब प्रोडक्ट को हमने ऐड कर देना है, ठीक है। तो पहले आप क्या करोगे, पहले अपने प्रोडक्ट निकालना है। प्रोडक्ट का आपको फॉर्मूला पता ही है, प्रोडक्ट इनटू वेट ऑफ रिस्पेक्टिव ईयर्स, ठीक है। रिस्पेक्टिव ईयर्स का वेट प्रोडक्ट, उसको फिर वेट को प्लस कर देना है, फिर प्रोडक्ट को प्लस कर देना है, फिर ये वाले स्टेप से हमने इसको फाइंड आउट कर देना है। नेक्स्ट जो बच्चे आपको इंपॉर्टेंट है सुपर प्रॉफिट मेथड। सुपर प्रॉफिट मेथड से हमें गुडविल निकालनी है। तो सबसे पहले आपको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होता है ओपनिंग कैपिटल एम्प्लॉयड प्लस क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड डिवाइडेड बाय 2, या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ ऑफ द करंट ईयर प्रॉफिट। अगर मैं एसेट साइड अप्रोच से जाऊँ तो ऑल एसेट्स लेस आउटसाइड लाइबिलिटीज़। अब एसेट्स में आपने गुडविल, फिक्टिशियस एसेट और नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेनी होती है, ठीक है। अगर लाइबिलिटी साइड अप्रोच से मैं कैपिटल एम्प्लॉयड निकालूँ तो कैपिटल प्लस रिजर्व माइनस फिक्टिशियस एसेट्स माइनस नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट। फिर हमें नॉर्मल प्रॉफिट का फॉर्मूला कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अपॉन 100। फिर एवरेज प्रॉफिट आपको पता ही हमने पहले डिस्कस किया हुआ है। फिर सुपर प्रॉफिट का फॉर्मूला हो गया एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट। फिर गुडविल आ गया सुपर प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो इस तरीके से हमने सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकाल। अब नेक्स्ट आगे बच्चे कैपिटलाइजेशन मेथड। कैपिटलाइजेशन मेथड में पहले कैपिटलाइजेशन और सुपर प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी हो तो फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट निकालना हमें आता है सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, ये फॉर्मूला है। और अगर मुझे एवरेज प्रॉफिट मेथड से निकालनी है तो बच्चे आपको पता ही है हमें कैपिटलाइज वैल्यू निकालनी पड़ती है। कैपिटलाइज वैल्यू का फॉर्मूला होता है एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट निकालना आपको आता है इंटू रेट अपॉन नॉर्मल रेट। फिर कैपिटल एम्प्लॉयड का फॉर्मूला होगा टोटल एसेट्स माइनस गुडविल, ठीक है, सॉरी टोटल एसेट्स एक्सक्लूडिंग गुडविल को छोड़ के, लेस आउटसाइड लाइबिलिटी, मीन टू से टोटल एसेट्स माइनस आउटसाइड लाइबिलिटी, ये फॉर्मूला है। फिर गुडविल आपको पता ही है कैपिटलाइज वैल्यू माइनस कैपिटल एम्प्लॉयड। तो इस तरीके से हमने
जो कैपिटलाइज वैल्यू से कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड से गुडविल निकालनी। तो गुडविल निकालने के दो तरीके हैं। एक मैंने बताया कैपिटलाइजेशन मेथड से दो तरीकों से गुडविल निकलती है, एक कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट मेथड और एक कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट मेथड। तो सुपर प्रॉफिट मेथड में से गुडविल का फॉर्मूला सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, और अगर एवरेज प्रॉफिट की बात करूँ ये 3 स्टेप फॉलो करने हैं आपने, ठीक है। चैप्टर नंबर 3 पे आते हैं। चैप्टर नंबर 3 हो गया आपका रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। तो सबसे पहले हमें बच्चे गेनिंग रेशो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो, और सेक्रीफाइस रेशो का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब इसमें इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें गुडविल का ट्रीटमेंट इंपॉर्टेंट है। गुडविल के ट्रीटमेंट में आपको पता होना चाहिए, अगर बच्चे गुडविल आपकी बैलेंस शीट में शो कर रही है तो आपको पता है पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशो में, ठीक है। इसका मतलब गुडविल हमने राइट ऑफ कर देनी है ओल्ड रेशो में। फिर इसके बाद गुडविल आपने कहीं भी शो नहीं करनी। मीन टू से आफ्टर पासिंग द अबव एंट्री गुडविल विल नॉट अपेयर इन न्यू बैलेंस शीट। न्यू बैलेंस शीट में गुडविल अपेयर नहीं होगी। फिर फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल वैल्यूड एट द टाइम ऑफ चेंज इन कॉन्स्टिट्यूशन, तो आपको पता है गेनिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट DR टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट, गेनिंग रेशो और सेक्रीफाइसिंग रेशो में। मेन टू से जब एडजस्टमेंट की गुडविल की बारी आएगी तो क्या एंट्री आएगी, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग। तो मैंने आपको पहले ही बताया था, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद बच्चे आपको ट्रीटमेंट्स पता होने चाहिए प्रॉफिट्स के, रिजर्व्स के या एक्यूमुलेटेड लॉसेस के। तो ये कुछ हमारे अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट या लॉसेस होते हैं। जैसे आपको पता होना चाहिए जनरल रिजर्व प्रॉफिट है, रिजर्व फंड प्रॉफिट है, ठीक है, प्रॉफिट लॉस अकाउंट क्रेडिट दिया है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व प्रॉफिट है, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व प्रॉफिट है, एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट हमारा लॉस है, ठीक है। तो इसमें भी हमें दो चीज़ याद रखनी है, व्हेन दीज आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट या व्हेन दीज आर नॉट ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। मीन टू से अगर आपको अकाउंट्स क्लोज करने हैं, क्लोज का मीन हो गया व्हेन दीज आर ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट, मतलब जब रिजर्व्स एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट या लॉसेस ट्रांसफर करने हैं कैपिटल अकाउंट में, ठीक है, तब एंट्री क्या आएगी हमारी, सारे प्रॉफिट को डेबिट कर देना है टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, मतलब सारे प्रॉफिट पार्टनर्स को मिल जाएंगे। लॉसेस के लिए रिवर्स रेशो हो जाएगी। अगर प्रॉफिट लॉस अकाउंट में लॉस दिया आपको और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर दिया तो रिवर्स एंट्री होगी पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट DR टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट या टू रेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट ओल्ड रेशो में। मतलब यहाँ से पार्टनर से विड्रॉल कर देंगे, मतलब पार्टनर के अकाउंट में से माइनस कर देंगे और यहाँ पे पार्टनर्स के अकाउंट में ऐड कर देंगे क्योंकि ये प्रॉफिट है पार्टनर्स को मिलेंगे। और अगर हमें बोला दीस अकाउंट्स आर नॉट क्लोज, मीन टू से नॉट ट्रांसफर बोला हो कैपिटल अकाउंट में, तो बच्चे अगर गेन है जो, ठीक है, उसके लिए गेनिंग रेशो निकालनी पड़ेगी आपको, गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। अगर लॉसेस है सेक्रीफाइसिंग टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चे आपको वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। तो इसमें भी हमें दो चीज़ याद रखनी है, व्हेन डिसाइडेड टू क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट या डिसाइडेड नॉट टू क्लोज वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट। अगर नॉट क्लोज है तो गेनिंग टू सेक्रीफाइसिंग, और अगर क्लोज है तो देखना है कि लाइबिलिटी है कि लाइबिलिटी नहीं है, मतलब लाइबिलिटी नहीं है कि लाइबिलिटी है। अगर लाइबिलिटी नहीं है तो सारा का सारा जो भी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व है वो पार्टनर्स को बांट दो बच्चे ओल्ड रेशो में। तो एंट्री आएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। फिर इसके अकॉर्डिंग फिर इसमें आपने याद रखना अगर लाइबिलिटी है तो अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व ज़्यादा है लाइबिलिटी से तो एंट्री आएगी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट। और अगर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व लाइबिलिटी के बराबर है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल अकाउंट। और अगर लाइबिलिटी ज़्यादा है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कम है तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट DR रीवैल्यूएशन अकाउंट DR टू पार्टनर्स टू वर्कमैन कंपनसेशन पेबल अकाउंट। तो एंट्री आपको पता ही है, रीवैल्यूएशन का मतलब कि आपको जो अमाउंट रिजर्व से ज़्यादा आएगा वो रीवैल्यूएशन अकाउंट में आ जाएगा, ये पार्टनर को भरना पड़ेगा, ठीक है। तो इसके बाद एंट्री पास करेंगे एक और, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट DR टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। ये लॉस जो होगा, जितना भी अमाउंट लॉस होगा वो पार्टनर्स देंगे ओल्ड रेशो में, ठीक है। सेम विद आपको इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व का ट्रीटमेंट पता होना चाहिए। अगर बुक वैल्यू मार्केट वैल्यू के बराबर है, अगर मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से या मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से, तो अगर बुक वैल्यू इक्वल टू मार्केट वैल्यू है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व जो होगा सारा का सारा पार्टनर्स को बढ़ जाएगा।
अगर मार्केट वैल्यू कम है बुक वैल्यू से तो 3 केस देखो, फॉल कितना है, ठीक है। अगर फॉल कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से तो एंट्री आएगी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मान लिया जाए कि आपका इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व 1 लाख था, ठीक है, और आपने इन्वेस्टमेंट की थी 5 लाख की। तो अब आपका जो फॉल है, मान लो आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 4,80,000 की, तो फॉल कम है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व से, तो जितना फॉल आएगा इन्वेस्टमेंट में आ जाएगा, बाकी पार्टनर्स को बढ़ जाएगा। अगर इक्वल है तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट, और अगर ज़्यादा है तो वही सेम एंट्री इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन अकाउंट डी आर रीवैल्यूएशन अकाउंट डी आर टू इन्वेस्टमेंट अकाउंट। तो इंपॉर्टेंट एंट्री है, मैंने बताया था आपको। तो अगर मार्केट वैल्यू ज़्यादा है बुक वैल्यू से तो इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल करंट अकाउंट, फिर इसके बाद एक एंट्री को पास करनी है इन्वेस्टमेंट अकाउंट डी आर टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो ये केसेस आपको पता होने चाहिए। फिर जब न्यू रेशो बनती है या न्यू पार्टनर ऐड होता है या पार्टनर्स नई रेशो बनाते हैं तो हमें रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना होता है। तो व्हेन फिगर्स ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज आर ऑल्टर, जब फिगर्स ऑल्टर करनी है तो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है आपने। रीवैल्यूएशन अकाउंट में एसेट्स बढ़ेगा तो क्रेडिट साइड आएगा, कम होगा डेबिट साइड आएगा। लाइबिलिटीज बढ़ेंगी तो क्रेडिट डेबिट साइड आएंगी, कम होंगी तो क्रेडिट साइड आएंगी। अनरिकॉर्डेड एसेट्स क्रेडिट साइड आएंगे। प्रोविजन अगर डिक्रीज हो गए तो क्रेडिट साइड आएंगे। प्रोविजन अगर इंक्रीज हुए हैं या क्रिएट हुए हैं तो डेबिट साइड आएंगे। तो यहाँ से आप प्रॉफिट या लॉस निकाल सकते हो, ये क्लास में मैंने डिस्कस किया था आपको। फिर व्हेन इट इज़ नॉट डिसाइडेड टू ऑल्टर द फिगर्स, तो कुछ नहीं होता, हमें नेट इफेक्ट निकालना पड़ता है। सेम वही जो केस ऊपर किया वही नीचे करना है। सबसे पहले अगर एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं वो ऐड करेंगे, लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है वो ऐड करेंगी, ठीक है। अनरिकॉर्डेड एसेट्स हैं वो ऐड करेंगे, लाइबिलिटीज इंक्रीज हो रही हैं लेस करेंगे, एसेट डिक्रीज हो रहे हैं लेस करेंगे, ठीक। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटीज है लेस करेंगे तो नेट इफेक्ट निकाल देंगे। अब नेट इफेक्ट देखना है कि पॉजिटिव में आ रहा है कि नेगेटिव में आ रहा है। अगर पॉजिटिव में आ रहा है तो एंट्री होगी गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डी आर टू सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, और अगर नेगेटिव में आ रहा है तो रिवर्स एंट्री हो जाएगी, ठीक है बच्चे। इसका मतलब अगर नेगेटिव में आया तो क्या एंट्री होगी, सेक्रीफाइसिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डी आर टू गेनिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ये वाली एंट्री आ जाएगी, ठीक है। अब चैप्टर नंबर 4 बच्चे आपका एडमिशन आ गया। एडमिशन में सेक्रीफाइस रेशो निकालने का फॉर्मूला होता है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। गुडविल का ट्रीटमेंट आना चाहिए आपको। केस 1 व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली, तो हमें पता ही है नो एंट्री विल बी पास, ठीक है। व्हेन गुडविल इज पेड प्राइवेटली बाय न्यू पार्टनर टू ओल्ड पार्टनर, तो कोई एंट्री पास नहीं होगी। केस सेकंड बच्चे व्हेन गुडविल पेज कैश फॉर हिज शेयर ऑफ गुडविल एंड रिटेन इन द बिजनेस, तो हमें एंट्री का पता ही है कैश अकाउंट या तो प्रीमियम अकाउंट, और अगर ये गुडविल क्या होती है फिर ट्रांसफ़र की जाती है पार्टनर्स को सेक्रीफाई रेशो में, तो एंट्री आएगी प्रीमियम अकाउंट डी आर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट सेक्रीफाई रेशो में। अगर पार्टनर साथ में कैपिटल भी लाता है तो कंबाइन एंट्री डाल सकते हैं हम, कैश अकाउंट डी आर टू प्रीमियम अकाउंट टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। केस थर्ड दैट इज व्हेन ओल्ड पार्टनर्स विड्रॉल गुडविल, जब ओल्ड पार्टनर्स गुडविल विड्रॉल करते हैं तो एंट्री क्या आती है, ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। मतलब पहले आपको ये 2 एंट्री पास करनी है 1 और 2। थर्ड एंट्री अगर गुडविल विड्रॉल कर रहा है तो आपको ये एंट्री पास करनी है, ठीक है। फिर फोर्थ केस गुडविल इज नॉट ब्रॉट बाय कैश बाय न्यू पार्टनर्स, तो अगर न्यू पार्टनर गुडविल कैश में नहीं ला रहा तो फर्स्ट एंट्री प्रीमियम वाली नहीं करेंगे, सीधा हम सेकंड एंट्री पे आएंगे पार्टनर्स करंट अकाउंट डी आर न्यू पार्टनर्स करंट अकाउंट डी आर टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। तब हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट को डेबिट कर देते हैं टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है बच्चे। तो ये जो इनकी न्यू पार्टनर होगा उसका जो शेयर होगा टू हमारे सेक्रीफाई रेशो में कर देना है, ठीक है। ओल्ड पार्टनर्स को सेक्रीफाई रेशो में दे देना है। अगर गुडविल ऑलरेडी बुक्स में अपेयर कर रही है तो पहले मैंने बता दिया था ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट डी आर टू गुडविल अकाउंट ओल्ड रेशो में, इसको आपने याद रखना ओल्ड रेशो में, ठीक है। अगर गुडविल पार्टनर पार्शली ला रहा है, मतलब थोड़ी गुडविल ला रहा है थोड़ी नहीं ला रहा है, तो जितनी ला रहा है उतनी अमाउंट यहाँ पे कर देंगे कैश अकाउंट डी आर टू प्रीमियम अकाउंट, फिर प्रीमियम अकाउंट डी आर टू न्यू पार्टनर करंट अकाउंट डी आर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल या करंट अकाउंट सेक्रीफाई रेशो में। ये केस आपको पता ही है, अगर वो पार्शियली गुडविल ला रहा है, ठीक है, तो उस केस में हम ये वाली एंट्री पास करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट, अगर वो गुडविल की जगह कोई एसेट ला रहा है तो कुछ नहीं है, एसेट्स अकाउंट डी आर टू प्रीमियम अकाउंट डी आर टू ओल्ड पार्टनर कैपिटल अकाउंट, तो ये एंट्री पास करनी है।
एक ये स्पेशल केस है, ओल्ड पार्टनर डू नॉट हैव गुडविल बट न्यू पार्टनर हैव गुडविल। तो अब ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू न्यू पार्टनर कैपिटल अकाउंट, ठीक है, सेक्रीफाई रेशियो में ओल्ड पार्टनर जो होंगे वो न्यू पार्टनर को गुडविल देंगे आप, ठीक है, क्योंकि ओल्ड पार्टनर के पास गुडविल नहीं है। हिडन गुडविल आपको पता ही है, मान लिया जाए ए और बी पार्टनर हैं, ए की कैपिटल अगर मैं 50,000 मान लेता हूँ, बी की मैं 20,000 मानता हूँ, सी एक पार्टनर है जिसकी कैपिटल 20,000 है और उसका 1/5 शेयर था। इसका मतलब एक्चुअली टोटल कैपिटल कितनी हुई होगी, 5/1 इंटू 20,000, दैट इज़ 1 लाख। तो अगर मैं इसको प्लस करूँ 50 + 20 70 प्लस 20,000 वो हो गया 90,000। तो एक्चुअल कैपिटल कितनी थी 1 लाख, जो एक्स्ट्रा अमाउंट हुआ वो गुडविल होगी। तो एक्स्ट्रा अमाउंट कितना है 10,000 रुपीज़, तो 10,000 रुपीज़ हमारी गुडविल हुई होगी। तो ये केस भी आपने याद रखना, हिडन गुडविल वाला। फिर नेक्स्ट बच्चे रीवैल्यूएशन ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़, बड़ा इंपॉर्टेंट है। अगेन एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ आर शोन एट रीवैल्यूड। अगर आप रीवैल्यूड फिगर में उसको शो करना चाहते हो तो आपको रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। अगर आप उसकी वैल्यू को रीवैल्यू नहीं करना चाहते, मतलब ऑल्टर नहीं करना चाहते, तो आपको मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट का फॉर्मेट होता है, एसेट्स बढ़ेंगे यहाँ पे आएंगे, डिक्रीज होंगे यहाँ पे आएंगे, क्लेम रिसीवेबल यहाँ पे आएंगे, प्रोविजन डाउटफुल डेट क्रिएट कर रहे हो यहाँ पे आएंगे, लाइबिलिटी इंक्रीज होंगी तो डेबिट साइड आएंगी, अगर लाइबिलिटी डिक्रीज हो रही है क्रेडिट साइड आएंगी, प्रोविजन अगर आपने क्रिएट किया है मैंने आपको बताया था वो डेबिट साइड आएगा, अगर प्रोविजन आपका डिक्रीज हो रहा है तो आपका क्रेडिट साइड आएगा। तो यहाँ से हम जो है प्रॉफिट लॉस निकाल देंगे, ठीक है बच्चे। फिर अगर आपका फिगर्स ऑल्टर नहीं करनी है तो मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट, तो सेम आपने जो रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाया वो यहाँ पे लिखा आपने, उसके बाद ये जो फिगर्स थी ये वाली, ये सारी की सारी आपने यहाँ पे उतार देनी है। फिर ये वाली फिगर्स जो हैं ये सारी की सारी आपने यहाँ पे उतार देनी है, और अब जो अमाउंट आएगा वो अपने न्यू रेशो में बांटना है ऑल पार्टनर्स को। किसको, ऑल पार्टनर्स को। वो यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स की बात है, यहाँ पे न्यू पार्टनर्स जो हैं ऑल पार्टनर्स की बात कर रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे ओल्ड पार्टनर्स थे, यहाँ पे नया पार्टनर जो है उसकी बात भी है यहाँ पे। तो इस तरीके से आपको ये वाला मेमोरेंडम रीवैल्यूएशन अकाउंट बनाना है। तो अगर लॉस होगा तो वो भी सेम ट्रीटमेंट होगा उसका। चैप्टर नंबर 5 बच्चे, बड़ी शॉर्ट डिवीजन चल रही है आपकी, बड़ी इंपॉर्टेंट है। रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। तो न्यू रेशियो ऑफ कंटिन्यूइंग पार्टनर निकालनी हो, और किसी की डेथ हो गई है, कोई पार्टनर रिटायर हो गया है, तो ओल्ड शेयरिंग तो न्यू रेशियो निकालनी हो अगर हमें कंटिन्यूइंग पार्टनर की, तो फार्मूला होता है ओल्ड शेयरिंग रेशियो प्लस गेन रेशियो। इसका मतलब कि सर गेनिंग रेशियो का फार्मूला होगा न्यू रेशियो माइनस ओल्ड रेशियो, ठीक है। तो अगर आपको न्यू रेशियो निकालनी है ओल्ड रेशियो प्लस गेन, फार्मूला पता होना चाहिए। अगेन गुडविल का ट्रीटमेंट, अगर गुडविल बुक्स में शो कर रही है ऑल पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू गुडविल अकाउंट, ठीक है, व्हेन गुडविल इज अपेयर्स इन द बुक्स, आपको ये पता होना चाहिए। अब अगर पार्टनर चला गया हुआ है, ठीक है, तो उसका जो शेयर होगा वो फाइंड करो, फिर एंट्री पास कर लो कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। मतलब जो पार्टनर रह गए हैं वो गेनिंग रेशियो में जो है, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसको पे करेंगे, ठीक है, उसका जितना शेयर बनेगा गुडविल का वो देना पड़ेगा, ठीक है। अगला केस, कंटिन्यूइंग पार्टनर गेट लेस शेयर इन न्यू फर्म। क्या पता है दो पार्टनर थे, एक को कम शेयर मिल रहा है, तो कुछ नहीं है। अगर मान लिया जाए ए और बी है, तो ए को शेयर मिला, बी को कम मिल रहा है, तो एंट्री आ जाएगी कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट डीआर टू रिटायरिंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट टू कंटिन्यूइंग पार्टनर कैपिटल अकाउंट। जिसको कम शेयर मिल रहा है उसको ही पे करना पड़ेगा आपको, ठीक है बच्चे। जैसे मैं मानता हूँ कि दो पार्टनर थे या तीन पार्टनर थे, एक्स वाई जेड, रेशियो थी 3:1, तो मैं कहता हूँ कि जेड रिटायर हो गया हुआ है। अब जो एक्स है ना, एक्स उसका जो उसको सेक्रीफाइस हो गया, एक्स ने सेक्रीफाइस कर दिया गेन के। तो जो बच्चे पार्टनर सेक्रीफाइस कर, जैसे एक्स सेक्रीफाइस कर रहा है, तो एक्स को भी जो पार्टनर गेन कर रहा है वो पे करेगा, ठीक है। कितना, विद गेन, जितना गेन हुआ उसको ये पे करेगा, रिटायरिंग को ही पे करेगा, और जितना इसने शेयर लॉस किया हुआ है कंटिन्यूइंग पार्टनर को वो भी पे करेगा, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। सेम कंसेप्ट विद हिडन गुडविल। मैं आपको एग्जांपल का तो समझाता हूँ। मान लिया जाए ए बी सी पार्टनर हैं, सी रिटायर हो गया है, सी की जो कैपिटल थी वो 80,000 थी, और प्रॉफिट जो था उसका वो मान लेते हैं 40,000 रुपीज़ था, उसको प्रॉफिट में से 40,000 हिस्सा मिलना था, पर उसको टोटल जो अमाउंट पे किया वो हमने टोटल अमाउंट जो पे किया वो 1,55,000 पे किया। इसका मतलब 1,55,000 में से जो एक्स्ट्रा अमाउंट पे किया है, 1,20,000 माइनस करता हूँ,
बाकी जो अमाउंट बचा 35,000 वो हमारी हिडन गुडविल होगी। ठीक है, ऐसे निकालना है कि ए बी सी पार्टनर है, सी रिटायर हो गया, सी की कैपिटल ये थी, प्रॉफिट ये था, पर जो टोटल अमाउंट मिला वो 1,55,000 रुपीज़ मिला। जो एक्स्ट्रा अमाउंट मिला वो उसकी हिडन गुडविल होगी। तो ये बच्चे आपका होल कंसेप्ट रहा हिडन गुडविल का। अब हम पार्टनर्स लोन अकाउंट की बात करते हैं। तो पार्टनर्स लोन अकाउंट आपको भी आना चाहिए कि पार्टनर्स का लोन अकाउंट कैसे बनाना है। ठीक है, मान लेते हैं कि जैसे कि एक पार्टनर था एम, जिसकी डेथ हो गई है, ठीक है, या वो रिटायर हो गया फर्म से, रिटायर मान लेते हैं इसको। ठीक है, रिटायरमेंट हो गई, रिटायरमेंट के केस में लोन अकाउंट आता है, तो उसको 30,000 रुपीज़ पे करना था। ठीक है, हमने, और कंपनी ने उसको कहा कि हम आपको 3 इंस्टॉलमेंट में पे करेंगे इसको विद 5% इंटरेस्ट। तो सबसे पहले मैंने क्या लिखा, बाय एम्स कैपिटल अकाउंट 30,000 रुपीज़। ठीक है बच्चे, फिर कब था, मान लेते हैं 1 अप्रैल 2015 को। ठीक है, अब ये क्लोज कब हुआ, 31 मार्च 2016 को। उसको इंटरेस्ट कितना पे करना पड़ेगा, 30,000 रुपीज़। 30,000 रुपीज़ का 5% दैट इज़ 1,500। तो हमें 30,000 रुपीज़ उसको पे करना था, डिवाइडेड बाई 3 किया, पर इंस्टॉलमेंट आ गई 10,000 रुपीज़। 10,000 रुपीज़ पे करना है, प्लस इंस्टॉलमेंट पे करनी है, प्लस इंटरेस्ट पे करना है, 11,500। बाकी बैलेंस कितना बचा, 20,000। अब इसको ब्रॉड डाउन कर दिया 20,000। फिर मैंने इंटरेस्ट निकाला 20,000 का, 5% जो 1,000 रुपीज़ आया। तो 10,000 रुपीज़ इंस्टॉलमेंट प्लस 1,000 रुपीज़ हमारा जो इंटरेस्ट था 11,000। बैलेंस कितना बचा 10,000 रुपीज़। तो 10,000 रुपीज़ हमने पे किया, प्लस इंटरेस्ट 500 रुपीज़। तो कितना अमाउंट पे करना है, 10,500 रुपीज़। तो इस तरीके से आपने पार्टनर्स लोन अकाउंट का क्वेश्चन चाहे 4-5 ईयर से नहीं आया, पर ऐसा नहीं है कि नहीं पूछेंगे, पूछ भी सकते हैं। तो लोन अकाउंट भी आपको आना चाहिए। अब डेथ वाले केस में अगर पार्टनर की डेथ हो गई है तो उसके जो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनता है, डिजीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट, उसमें हमें पता होना चाहिए उसका बैलेंस ब्रॉट डाउन। जो चीज़ उसको देनी है वो यहाँ पे लिखेंगे, और जो जो चीज़ें उनसे लेनी है वो यहाँ पे लिखेंगे। फिर पता चल जाएगा उसके एग्जीक्यूटर को कितना अमाउंट मिलेगा। तो ये फॉर्मेट आपको अच्छी तरीके से तैयार होना चाहिए इसका। अब जो उसके एग्जीक्यूटर को अमाउंट पे करना है तो उसके लिए एंट्री होती है डिजीज पार्टनर एग्जीक्यूटर अकाउंट या टू बैंक अकाउंट, अगर आप फुल इंस्टॉलमेंट पे कर रहे हो उसको। ठीक है, तो ये कुछ मेन एंट्रीज थी जो मैंने आपके साथ डिस्कस की। अब इंपॉर्टेंट चैप्टर है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। ये क्वेश्चन आपको 10 नंबर का चैप्टर है। सबसे पहले इसका फॉर्मेट आना चाहिए रियलाइजेशन अकाउंट का। सारी लाइबिलिटीज़ हमने सारे एसेट्स हमने पहले डेबिट साइड उतारे, ये सारी लाइबिलिटीज़ जो हमने क्रेडिट साइड उतारी, फिर एसेट्स हमने जो है वो सोल्ड कर रहे हैं, वो कैश अकाउंट से पे कर सकते हैं या पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, अगर पार्टनर उसको लेना चाहता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट से, अगर बैंक से सोल्ड कर रहे हैं तो बैंक अकाउंट। ठीक है, फिर ये हमने एसेट सोल्ड किए, अगर पार्टनर ने खरीदा पार्टनर कैपिटल अकाउंट, मतलब पार्टनर अगर उसको टेक ओवर करना चाहता है तो पार्टनर कैपिटल अकाउंट। फिर उसके बाद आपने लाइबिलिटियाँ पे करनी है, बैंक से ही पे कर सकते हो या पार्टनर भी लाइबिलिटी पे कर सकता है। ठीक है, अगर रिलाइजेशन एक्सपेंस है वो भी कैश से पे होगा। ठीक है, फिर उससे हमें प्रॉफिट लॉस पता चल जाएगा कि पार्टनर्स को प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है। तो आपको रियलाइजेशन अकाउंट का जो कंसेप्ट है ये आना चाहिए बच्चे, इंपॉर्टेंट है। अब इंपॉर्टेंट आ गई जनरल एंट्रीज। 6 मार्क्स का क्वेश्चन डन है, जनरल एंट्रीज का नहीं आना आपको। तो पहले जब एसेट्स ट्रांसफर करते हैं रियलाइजेशन अकाउंट या टू एसेट्स अकाउंट इंडिविजुअली शो करना आपने। ठीक है, लाइबिलिटीज़ के लिए सेम, लाइबिलिटीज़ अकाउंट अगर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स है वो भी डेबिट कर देंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट। फिर अगर एसेट्स सोल्ड करने हैं, बैंक अकाउंट डीआर या पार्टनर्स उस एसेट्स को अपनी तरफ टेकन ओवर कर रहा है तो बैंक अकाउंट, अगर पार्टनर कर रहा है पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डीआर टू रियलाइजेशन अकाउंट। सेम विद लाइबिलिटीज़, रियलाइजेशन अकाउंट डीआर टू बैंक या पार्टनर कैपिटल अकाउंट। ठीक है, फिर ट्रांसफर ऑफ एसेट्स टू सेटल लाइबिलिटीज़, नो एंट्री विल पास। पेमेंट ऑफ रियलाइजेशन एक्सपेंस, अब रियलाइजेशन एक्सपेंस की पेमेंट के बड़ी इंपॉर्टेंट है। व्हेन इंकर्ड एंड पेड बाय द फर्म, अगर इंकर्ड है फर्म ने पे किया है तो एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। व्हेन पेड बाय द पार्टनर ऑन बिहाफ ऑफ फर्म, रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर कैपिटल अकाउंट। व्हेन पार्टनर हैज़ एग्रीड टू बेयर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंस, अगर पार्टनर कहता है कि रियलाइजेशन एक्सपेंस मैं पे करूंगा। इफ पेमेंट इज मेड बाय फर्म, ठीक है, अगर पेमेंट फर्म कर रही है तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू बैंक अकाउंट। इफ पार्टनर हिमसेल्फ पेज, नो एंट्री रिक्वायर्ड, अगर पार्टनर अकेला पे कर रहा है, खुद ही पे कर रहा है तो नो एंट्री विल रिक्वायर। फॉर एग्रीड रेम्यूनरेशन टू पार्टनर फॉर डिसोल्यूशन वर्क, अगर पार्टनर कोई डिसोल्यूशन का वर्क पे कर रहा था तो उसको रेम्यूनरेशन पे करनी है तो रियलाइजेशन अकाउंट या टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, अगर प्रॉफिट हो गया हुआ है
तो रियलाइजेशन अकाउंट डी आर टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट ओल्ड रेशो में, और अगर लॉस हुआ है तो रिवर्स एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है। सेटलमेंट ऑफ लोन बाय ए फर्म टू द पार्टनर, तो बैंक अकाउंट डी आर टू लोन टू पार्टनर अकाउंट। ठीक है। नेक्स्ट पेमेंट ऑफ लोन ड्यू टू पार्टनर, तो पार्टनर लोन अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। व्हेन एसेट्स आर टेकन ओवर बाय क्रेडिटर्स नो एंट्री विल पास। तो बच्चे ये 10-11 एंट्रीज आपको याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बच्चे चैप्टर नंबर 7 शेयर कैपिटल, अगेन इंपॉर्टेंट। पहले बेसिक एंट्रीज, बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, फर्स्ट शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट, सेकंड एंड फाइनल कॉल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, बैंक अकाउंट डी आर टू सेकंड एंड फाइनल कॉल। ठीक है, ये एंट्री पास करनी है। अगर प्रीमियम वाली एंट्री है तो याद रखना प्रीमियम की एंट्री आ जाएगी शेयर, अगर एप्लीकेशन में आ रही है तो शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, और अगर अलॉटमेंट में आ रही है शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट, अगर प्रीमियम भी है। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आपको कॉल इन एरियर्स की एंट्री, ये भी इंपॉर्टेंट है। व्हेन अकाउंट्स इन कॉल इन एरियर्स इज नॉट ओपन, या व्हेन कॉल इन एरियर्स अकाउंट इज ओपन। तो बच्चे अगर बोल रहा है कि कॉल इन एरियर्स का अकाउंट ओपन नहीं करना है और या ओपन करना है, तो उस केस में अगर आपको नॉट ओपन करना है तो कॉल इन एरिया नहीं शो करना है, सिंपल एंट्री पास कर देनी है। और अगर ओपन करना है फिर कॉल इन एरिया शो करना है। ठीक है। व्हेन कॉल इन एरिया आर रिसीव्ड, बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, सेम यहाँ पे भी बैंक अकाउंट डी आर टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट डी आर टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट व्हेन कॉल इन एरिया आर रिसीव्ड। इसका मतलब बाद में पैसा मिला है, तो यहाँ पे आएगा बैंक अकाउंट जब नॉट ओपन होगा, बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, तो यहाँ पे बैंक अकाउंट डी आर टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट। जब इंटरेस्ट रिसीव होगा बैंक अकाउंट डी आर टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट, या बैंक अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट, यहाँ पे बैंक अकाउंट डी आर टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट। व्हेन इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स इज ट्रांसफर टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट डी आर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, सेम इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर्स अकाउंट डी आर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। और अगर कुछ नहीं बोला हुआ है तो हमने नॉट ओपन वाला केस फॉलो करना है। मान लेते हैं हमें फाइनल कॉल पे पैसा नहीं मिला है, ठीक है, तो मैं एंट्री करूँगा यहाँ पे ऐसे ही, बैंक अकाउंट डी आर कॉल इन एरियर अकाउंट डी आर, बैंक अकाउंट डी आर कॉल इन एरियर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है। फिर ये पैसा अगर मुझे बाद में मिल गया तो बैंक अकाउंट डी आर कॉल इन एरियर्स अकाउंट डी आर। फिर अगर इंटरेस्ट में मिला है तो कंबाइन एंट्री पास कर लेते हैं, बैंक अकाउंट डी आर टू कॉल इन एरियर अकाउंट टू इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट, दोनों की एंट्री इकट्ठी कर सकते हैं। फिर ये इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देंगे प्रॉफिट लॉस अकाउंट में, तो एंट्री आ जाएगी इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एरियर अकाउंट डी आर टू स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अगर कुछ नहीं बोला नॉट ओपन वाला केस है, सॉरी ओपन वाला केस है। अगर नॉट ओपन होगा तो क्वेश्चन में बोला गया होगा आपको। ठीक है, तो हमने ये वाला केस मान के चलना है कि ये वाला केस ही हमें बोर्ड में पूछा जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि शेयर्स आपके प्रीमियम पे इशू हो सकते हैं, पार पे इशू हो सकते हैं, पर डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। ठीक है, नॉट अलाउड एज पर द कंपनी एक्ट 2030, डिस्काउंट पे इशू नहीं हो सकते। मगर अगर ये भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है, इशू ऑफ शेयर फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश, फॉर द कंसिडरेशन अदर देन कैश मीन टू से अगर हम शेयर इशू कर रहे हैं कैश को छोड़ के किसी और चीज़ के लिए, जैसे मैं मानता हूँ कि मैंने किसी का एसेट एक्वायर किया, तो एंट्री आएगी एसेट्स अकाउंट डी आर टू वेंडर अकाउंट। फिर उसके बदले में उसको हमने शेयर इशू कर दिए, अगर पार पे करेंगे या प्रीमियम पे करेंगे। अगर पार पे करेंगे वेंडर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, अगर प्रीमियम पे करेंगे वेंडर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। अगर हम उसका बिजनेस परचेज कर रहे हैं तो सारे एसेट्स को डेबिट कर देंगे टू सन्ड्री लाइबिलिटी टू वेंडर अकाउंट। ठीक है, जो भी उसकी एग्रीड वैल्यू होगी वेंडर की। ठीक है, अगर हमारी ये साइड बड़ी आ रही है और एसेट वाली साइड छोटी आ रही है तो अमाउंट गुडविल में आएगा, और अगर एसेट्स वाली साइड बड़ी आ रही है तो अमाउंट हमारा कैपिटल रिजर्व में आएगा। ठीक है बच्चे। फिर अगर हम फॉर इशूइंग ऑफ शेयर तो सेम एंट्री वेंडर अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट। ठीक है, और अगर हम प्रमोटर को पैसा पे कर रहे हैं, प्रमोटर जिसने हमारा बिजनेस प्रमोट किया था वो कहता है कि मुझे आप जो है शेयर कैपिटल दे दो, तो गुडविल अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ठीक है,
और अगर उससे प्रीलिमिनरी एक्सपेंस के लिए हम उसको शेयर इशू कर रहे हैं तो प्रीलिमिनरी एक्सपेंस जी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना। अब अगर आपने कोई कॉल एडवांस ले ली हुई है, ठीक है, कॉल इन एडवांस, तो आपको कॉल इन एडवांस की एंट्री बननी चाहिए। तो बैंक अकाउंट डी आर टू कॉल इन एडवांस अकाउंट, व्हेन कॉल इन एडवांस रिसीव एंड कॉल इन एडवांस इज रजिस्टर्ड, तो बैंक अकाउंट डी आर टू कॉल इन एडवांस अकाउंट टू शेयर कॉल अकाउंट, फर्स्ट कॉल होगी, सेकंड कॉल होगी, ठीक है। जब पेमेंट करनी होगी, मतलब आपने कोई पैसा एडवांस में मंगवा लिया हुआ है, तो बैंक अकाउंट डी आर टू कॉल इन एडवांस अकाउंट। फिर जब वही पैसा हम एडजस्ट करते हैं उसकी कॉल में, तो ये एंट्री आ जाएगी। फिर उसका इंटरेस्ट कंपनी को पे करना पड़ेगा, इंटरेस्ट ऑन कॉल इन एडवांस अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट, तो इस एज पर टेबल एफ 12% आपको इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। और कॉल इन एरियर में 10% है, ये याद रखना आपने, कॉल इन एरियर में 10%। अगर हमने एक्सेस मनी मंगवा ली है तो रिफंड वाला केस भी आपको मैंने क्लास में डिस्कस किया था। बैंक अकाउंट डी आर टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट, शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट। जितने अमाउंट रिफंड करना है वो हम यहाँ पे लिख लेंगे, ठीक है, रिफंड अमाउंट। फिर फॉर फ्यूचर की एंट्री अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, शेयर कैपिटल अकाउंट डी आर टू कॉल इन एरियर्स अकाउंट टू शेयर फॉरफिट अकाउंट। अब जो अमाउंट मिल गया है वो शेयर फॉरफिट में आएगा, जो नहीं मिला है वो कॉल इन एरियर में आ जाएगा टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। टोटल अमाउंट हमारा जितने फॉरफिट हुए वो यहाँ पे आ जाएगा शेयर कैपिटल अकाउंट में। अब री इशू की एंट्री भी आपको आनी चाहिए, री इशू ऑफ फॉरफिटेड शेयर, तो बैंक अकाउंट डी आर टू बैंक अकाउंट डी आर शेयर फॉरफिट अकाउंट डी आर टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। ये 3 एंट्री हैं। अगर प्रीमियम भी है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट भी लिख देंगे, अदरवाइज हमें ये 3 एंट्री याद रखनी है। अगर प्रीमियम है तो फिर प्रीमियम भी शो करेंगे, मतलब कि इसमें हमें याद रखना है कि अगर प्रीमियम में इशू किया है, री इशू किए हैं, तो प्रीमियम भी शो करेंगे, ठीक है। इफ फॉरफिटेड शेयर आर री इशूड, तो मैंने बताया था शेयर फॉरफिट अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व। मीन टू से अब हमने जब सारे फॉरफिटेड शेयर री इशू कर दिए हैं, ठीक है, तो फिर उसको कैपिटल रिजर्व में ट्रांसफर करना होता है। तो एंट्री होती है शेयर फॉरफिट अकाउंट डी आर टू कैपिटल रिजर्व अकाउंट, ठीक है। तो अगर आपको प्रोपोर्शनेट निकालना है कि शेयर रिजर्व कितना, कैपिटल रिजर्व में कितना जाएगा, टोटल फॉरफिटेड अमाउंट अपॉन टोटल नंबर ऑफ शेयर फॉरफिटेड इनटू नंबर ऑफ शेयर इशूड, ये लगाना है। फिर कैपिटल रिजर्व अमाउंट निकालना है, प्रोपोर्शनेट अमाउंट जो निकाला आपने माइनस री इशूड डिस्काउंट जो आपने दिया होगा वो माइनस करके अपने अमाउंट निकाल देना इसका। नेक्स्ट चैप्टर इशू ऑफ डिपेंचर्स। डिपेंचर में पार प्रीमियम की सेम एंट्री है जो शेयर कैपिटल में है, बस शेयर की जगह आपने डिपेंचर वर्ड यूज़ करना होता है। और डिपेंचर जो होते हैं वो डिस्काउंट में इशू होते हैं, शेयर नहीं होते हैं। तो डिस्काउंट वाले केस में हमें याद रखना है डिस्काउंट अगर नहीं बोला गया हो तो अलॉटमेंट में ही डिस्काउंट आपको एडजस्ट करना होता है। डिपेंचर अलॉटमेंट अकाउंट डी आर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिपेंचर अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट, ठीक है। फिर नेक्स्ट एंट्री जो आपको बताइए बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर अलॉटमेंट अकाउंट, जितना अमाउंट आपने एक्चुअल रिसीव किया वही लिखेंगे यहाँ पे, ठीक है। टू राइट ऑफ दी डिस्काउंट ऑन डिपेंचर्स, तो सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट लिख सकते हो, या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डी आर टू डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिपेंचर्स अकाउंट, ये एंट्री भी याद रखनी है। सेम शेयर की तरह डिपेंचर के भी केसेस हैं, डिपेंचर्स आर इशूड फॉर कंसिडरेशन अदर देन कैश, तो मैंने बताया फॉर परचेज ऑफ एसेट अकाउंट डी आर टू वेंडर अकाउंट। सेम जो हमने शेयर की एंट्री की थी वही एंट्री है। अगर एसेट परचेज किए हैं, एसेट्स अकाउंट डी आर टू वेंडर अकाउंट टू सन्ड्री लाइबिलिटी अमाउंट। अब अमाउंट कौन सा ज़्यादा आएगा तो उसी तरीके से ट्रांसफ़र कर देना हमने, ठीक है। अगर हमने व्हेन डिपेंचर्स आर इशू टू वेंडर्स, तो डिपेंचर्स ऑफ वेंडर्स को इशू किए, वेंडर अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट। अगर डिस्काउंट में किए तो ये एंट्री होगी वेंडर अकाउंट डी आर डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिपेंचर्स अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट। और अगर प्रीमियम पे इशू किए हैं वेंडर अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट, ठीक है बच्चे। तो आप नंबर ऑफ डिपेंचर इशू का फॉर्मूला लगा सकते हो यहाँ पे, अमाउंट पेएबल या परचेज प्राइस अपॉन इशू प्राइस पर शेयर, ये निकाला, ठीक है। फिर एक और एंट्री याद रखनी है इशू टू प्रमोटर्स फॉर इंकरिंग इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंसेस। अगर प्रमोटरों को पे किए तो सेम एंट्री प्रीलिमिनरी एक्सपेंस अकाउंट डी आर या इनकॉर्पोरेशन एक्सपेंस अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट, तो ये एंट्री भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखनी है, इंपॉर्टेंट है। फिर ट्रीटमेंट ऑफ कोलेटरल सिक्योरिटीज़। अगर अपने कोलेटरल सिक्योरिटीज़ में शेयर जो हैं, मतलब डिपेंचर्स जो हैं वो कोलेटरल सिक्योरिटी रखे हुए हैं, तो फर्स्ट मेथड में नो एंट्री विल पास। सिर्फ आपने क्या करना होता है, एक लोन अकाउंट बैलेंस शीट में शो करना होता है उसको, ठीक है। तो सेकंड मेथड मैंने बताया था व्हेन एंट्रीज पास डिपेंचर सस्पेंस अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट, तो आपको ये वाला मेथड याद रखना है, ये वाला क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। फिर व्हेन लोन इज रीपेड अबव एंट्रीज रिवर्स, जब लोन रीपे हो जाएगा अबव एंट्री रीपे हो जाएगा, ये वाला केस आपसे
पूछा जाएगा, हमें ये वाला केस आएगा। अब एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक था बच्चे आपका कंडीशन ऑफ रिडम्पशन, ठीक है। अब आपको बताइए कि डिपेंचर्स जो होते हैं वो इशू प्रीमियम पे भी हो जाते हैं, पार पे भी हो जाते हैं, डिस्काउंट पे भी होते हैं, मगर रिडम्पशन की बात ही की जाए तो डिस्काउंट में नहीं होते, खाली प्रीमियम और पार पे होते हैं। अगर इशूड एट पार, रिडीम्ड एट पार, तो बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट। अगर इशूड एट डिस्काउंट एंड रिडम्पशन एट पार, बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर डिस्काउंट ऑन इशू अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स अकाउंट, जितना परसेंट डिपेंचर होगा, ठीक है। और अगर इशूड एट प्रीमियम रिडम्पशन एट पार, तो बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू 12% डिपेंचर्स अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट। व्हेन इशूड एट पार, रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिपेंचर्स अकाउंट डी आर टू 12% डिपेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। व्हेन इशूड एट डिस्काउंट, रिडम्पशन एट प्रीमियम, जब इशू डिस्काउंट पे किया, रिडीम प्रीमियम पे किया, तो बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिपेंचर अकाउंट डी आर टू 12% डिपेंचर्स अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। व्हेन इशूड एट प्रीमियम, रिडीम्ड एट प्रीमियम, तो बैंक अकाउंट डी आर टू डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट, डिपेंचर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डी आर टू लॉस ऑन इशू ऑफ डिपेंचर्स अकाउंट डी आर टू डिपेंचर्स टू 12% डिपेंचर अकाउंट टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट टू प्रीमियम और रिडम्पशन अकाउंट। इस क्वेश्चन के लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस के लिए आपको एक क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ आपकी बुक का, इलस्ट्रेशन 36, आप इसको प्रिपेयर कर लोगे तो आपको ये वाले जो केसेस है ये सारे समझ आ जाएंगे। नेक्स्ट जो चैप्टर था बच्चे रिडम्पशन और डिपेंचर्स था, उसकी मैं वीडियो आपको अलग से बना के सेंड करूँगा क्योंकि उसका कंसेप्ट थोड़ा सा अलग है इससे। हम नेक्स्ट चैप्टर पे आते हैं, दैट इज़ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी। फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द कंपनी में मैंने आपको बोला था बैलेंस शीट आपको होनी चाहिए। आपको बस बैलेंस शीट में पता होना चाहिए कि इक्विटी शेयर होल्डर्स इक्विटी एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या हेडिंग आती है, उसके अंदर क्या पार्ट आते हैं, नॉन करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या पार्ट आते हैं, सब हेडिंग क्या है, करंट लाइबिलिटीज़ के अंदर क्या हेडिंग्स हैं, नॉन करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से एसेट्स आ जाते हैं, करंट एसेट्स के अंदर कौन कौन से एसेट्स आ जाते हैं, बस हमें ये हेडिंग्स प्रिपेयर करनी है इसमें। तो इसमें आपको ये क्वेश्चन 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है, तो हमें हेडिंग्स आनी चाहिए इसकी, ठीक है। अब नेक्स्ट चैप्टर है बच्चे अकाउंटिंग रेशियोज, इंपॉर्टेंट चैप्टर्स। करंट रेशियो का फॉर्मूला करंट एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़, ठीक है। अगर आपको करंट एसेट निकालने हैं तो वर्किंग कैपिटल प्लस करंट लाइबिलिटीज़। करंट लाइबिलिटीज़ टोटल डेट माइनस लॉन्ग टर्म डेट्स, आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, एसेट टेस्ट रेशियो या लिक्विड रेशियो, उसका फॉर्मूला होता है ये क्यूक रेशियो बोलते हैं इसको, क्यूक एसेट्स अपॉन करंट लाइबिलिटीज़। अगर लिक्विड एसेट निकालने हैं, करंट एसेट्स माइनस स्टॉक प्लस प्रीपेड एक्सपेंस, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि कौन कौन से फॉर्मूलेस हैं। जब डेट इक्विटी रेशियो का फॉर्मूला होता है टोटल डेट अपॉन शेयर होल्डर फंड, टोटल डेट का फॉर्मूला होता है लॉन्ग टर्म डेट अपॉन प्लस करंट लाइबिलिटीज़। उसी तरीके से आपको डेट इक्विटी रेशियो मैंने को बता दी, ये दोनों फॉर्मूले आप रन कर सकते हो उसके लिए, ये फार्मूला भी ये फार्मूला भी इसके लिए। फिर शेयर होल्डर फंड्स हम एक तरीके से निकाल सकते हैं, टोटल एसेट्स माइनस टोटल डेट्स या कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस लॉन्ग टर्म डेट। तो डेट इक्विटी रेशियो एक्सटर्नल इक्विटीज़ अपॉन इंटरनल इक्विटीज़, ये फार्मूला भी कर सकते हैं। फिर आपको प्रोप्राइटरी रेशियो, इक्विटी रेशियो का फार्मूला होता है शेयर होल्डर फंड्स अपॉन टोटल एसेट्स टू 100, ठीक है। टोटल एसेट्स टू डेट रेशियो आपको पता ही है, टोटल एसेट्स अपॉन लॉन्ग टर्म डेट। उस तरह एक्टिविटी रेशियो या एफिशिएंसी रेशियो फॉर्मूलेस पता होने चाहिए आपको। जैसे आपको इन्वेंट्री टर्नओवर पीरियड निकालना होगा 12 मंथ्स और 365 डेज डिवाइडेड बाय इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ठीक है। फिर एवरेज कलेक्शन पीरियड नंबर ऑफ मंथ्स या वीक्स डेज डिवाइडेड बाय डेटर टर्नओवर रेशियो। अब हमें डेटर टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला पता होना चाहिए, जिसको हम ट्रेड रिसीवेबल टर्नओवर रेशियो बोलते हैं, ठीक है बच्चे। तो उसका फॉर्मूला था हमारा नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज ट्रेड रिसीवेबल। तो एवरेज ट्रेड रिसीवेबल निकालना होगा तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइडेड बाय 2, ठीक है। फिर बच्चे आपको जो इंपॉर्टेंट है वो इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला या स्टॉक टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला, तो COGS अपॉन एवरेज स्टॉक।
उसे ट्रेड रिसीवेबल नेट क्रेडिट सेल्स अपॉन एवरेज डेट, जो अभी बताया मैंने आपको, और वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो का फॉर्मूला COGS या नेट सेल्स अपॉन नेट वर्किंग कैपिटल। उसी तरीके से आपको ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, नेट प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग रेशियो, टोटल ऑपरेटिंग कॉस्ट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इंटू 100, फिर रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड रेशियो, तो आपको पता ही है, नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड अपॉन कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू 100। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेस बताए, बाकी हमने इसको क्लास में बड़े डेप्थली डिस्कस किया था। अब इंपॉर्टेंट आ गया कैश फ्लो स्टेटमेंट चैप्टर आपका। कैश फ्लो स्टेटमेंट में हमें पता होना चाहिए, मैंने इसकी सेपरेट वीडियो भी सेंड किया आपको, आप वहाँ से भी इसको पढ़ सकते हो। पहले ऑपरेटिंग रेशो में क्या आता है, ऑपरेटिंग रेशो मेन रेशो होगी, ठीक है, यहाँ से कंपनी अपने प्रॉफिट इनकम जनरेट कर रही है। तो इनफ्लो में आता है कैश सेल या कैश रिसीव फ्रॉम ट्रेड रिसीवेबल, कमीशन रिसीव फ्रॉम कमीशन रिसीव इन कैश, रॉयल्टी रिसीव या इनकम टैक्स रिफंड। तो इनफ्लो का मतलब होगा पैसा आया, आउटफ्लो का मतलब पैसा गया। तो आउटफ्लो में हमें ये एक्टिविटीज आ रही है, कैश परचेज, कैश पे टू क्रेडिटर्स, कैश ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, वेजेस एंड सैलरी पेड, इनकम टैक्स पेड। अगर फाइनेंस कंपनी है तो कैश रिसीव्ड फॉर इंटरेस्ट एंड डिविडेंड या सेल ऑफ सिक्योरिटीज़। और अगर आपकी फाइनेंस कंपनी है तो उसके लिए आउटफ्लो हो गया कैश पेड फॉर इंटरेस्ट या परचेज ऑन सिक्योरिटीज़। उसी के इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में आपने जैसे फिक्स एसेट परचेज किए होंगे, जो परचेज किए तो वो आउटफ्लो हो गया, जो आपने सोल्ड किए होंगे वो इनफ्लो हो गया। इंटरेस्ट रिसीव्ड इनफ्लो होता है और डिविडेंड रिसीव भी इनफ्लो होता है, याद रखना बच्चे। फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में फाइनेंस के रिलेटेड आपने कोई शेयर इशू किए हैं या डिपेंचर इशू किए हैं या लोन टेकन किया है तो वो हमारा इनफ्लो हो गया। उस तरह लोन रीपे कर दिया, रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स हो गया, बैक बाय ऑफ इक्विटी शेयर्स हो गया, डिविडेंड पे किया है या आपने इंटरेस्ट पे किया है, तो आपका ये आउटफ्लो हो गया। अब बच्चे कैश फ्लो स्टेटमेंट का फॉर्मेट अगेन आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, सब बच्चे ध्यान से देख लें। सबसे पहले नेट प्रॉफिट एज पर द स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट, ठीक है बच्चे, या डिफरेंस बिटवीन क्लोजिंग बैलेंस एंड ओपनिंग बैलेंस ऑफ प्रॉफिट लॉस अकाउंट आपको दिया होगा। ये प्लस में भी हो सकता है, माइनस में भी हो सकता है। इसमें प्रपोज डिविडेंड प्रीवियस ईयर का ऐड करते हैं, इंटरम डिविडेंड ड्यूरिंग द ईयर ऐड करते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व ऐड करते हैं, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन जो आपने मेड किया होगा ड्यूरिंग द ईयर ये ऐड करते हैं, लेस करते हैं अगर आपका रिफंड टैक्स है, ठीक है बच्चे। आपको बेसिकल क्वेश्चन यहाँ से शुरू होगा आपका, मैंने पहले बताया था, इसमें नॉन कैश एक्सपेंस इसमें ऐड करने पड़ते हैं हमें, ठीक है। तो सबसे पहले आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्सेशन एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम दिया होगा, उसमें नॉन कैश एक्सपेंस ऐड करेंगे, डेप्रिसिएशन हो गया, इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग हो गया, प्रीलिमिनरी एक्सपेंस हो गया, गुडविल या पेटेंट या ट्रेडमार्क्स या कॉपीराइट, ठीक है, अमोर्टाइज हो गया, ठीक है। लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट्स ये भी हमारा ऐड होगा, नॉन कैश एक्सपेंस है। इसी तरीके से नॉन ऑपरेटिंग इनकम से ऐड करनी है हमने, इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, रेंट रिसीव, ठीक है, सेल ऑन प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट। फिर हमारा वर्किंग कैपिटल चेंजेस आ जाएगा, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, डिक्रीज इन एसेट्स एंड इंक्रीज इन लाइबिलिटीज ये ऐड करनी है हमने, ठीक है। फिर लेस करना है इंक्रीज इन करंट एसेट, डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज, ये हम लेस करेंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर हमें हमारी ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ जो कैश जनरेट हुई वो आई है, फिर आप उसमें लेस करोगे इनकम टैक्स पेड, तो आपको नेट कैश फ्लो यूज या फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ आ जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारा जो काम होगा वो इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ पे वर्क करना होगा। इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में अगर आपने कोई सेल की है तो वो इनकम होगी आपकी, वो आपने ऐड कर देनी है। अगर आपने कोई परचेज़ किया है तो वो लेस कर देना आपने, क्या आप फिक्स एसेट्स की बात कर रहे हो, या डिविडेंड रिसीव किया वो ऐड करेंगे, इंटरेस्ट रिसीव किया वो ऐड करेंगे, क्योंकि ये भी हमारी इन्वेस्टमेंट एक्टिविटीज़ में आती है। फिर हमारे पास आ जाएगा कैश यूज या कैश यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। फिर उसमें अगर मैंने बताया परचेज ऑफ नॉन क्रेडिट एसेट्स अगर करेंगे तो उसको लेस कर देंगे। फिर हमारे पास आ जाएगा नेट कैश फ्लो या यूज इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़। फिर सेम हमने फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आना है, तो इनफ्लो अगर कोई इक्विटी शेयर इशू किए हैं, डिपेंचर इशू किए हैं या प्रेफरेंस शेयर इशू किए हैं, शॉर्ट टर्म लोन या बोरोइंग हमने इशू की हुई है, मतलब कि प्रोसीड की हुई है, वो ऐड कर देंगे, ठीक है। तो अगर हमने कोई बाय बैक किया है, इक्विटी शेयर्स की पेमेंट की है, पेमेंट ऑफ रिडम्पशन और डिपेंचर्स कोई भी पेमेंट की है वो लेस कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, नेट कैश फ्लो और यूज इन फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़। इसमें हमने क्या करना है, फिर उसके बाद हमने इन तीनों को ऐड कर देना है, तीनों एक्टिविटीज़ को, इंक्रीज डिक्रीज निकल जाएगा। फिर ऐड कर देंगे कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द बिगिनिंग ऑफ द ईयर। बिगिनिंग ऑफ ईयर कैश एंड कैश इक्विवेलेंट हम उसको बिगिनिंग ऑफ ईयर को ऐड करेंगे, तो हमारा आंसर जो आएगा कैश एंड कैश इक्विवेलेंट इन द एंड ऑफ द ईयर आ जाएगा।
सो ये बच्चे मैंने आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस किया। टॉपिक क्या है, ये आपका जो होल कंसेप्ट हो गया ऑफ अकाउंट्स इन 1 आवर, मैंने आपके साथ शॉर्ट रिवीजन की है। शॉर्ट रिवीजन मतलब 1 आवर में आपको जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपसे डिस्कस कर दिए। थैंक यू स्टूडेंट।